9 दिन रात्रि शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली आश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शक्ति सारी बातों का आधार है। शक्ति शांति का भी आधार है। शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है। क्योंकि संपूर्ण समाज को संगठित करना है तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहां यह दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती। ये दोनों परस्पर पूरक है। विविध संगठनों में काम करने वाली और हमारी महिला कार्यकर्ताओं ने सारे भारत का एक बहुत बड़ा मातृशक्ति का सर्वे किया था। सब प्रकार की महिलाएं उसमें उन्होंने सर्वे में ली थी। यानी सन्यासिनियों से लेकर तो बड़े बड़े उद्योग चलाने वाली महिलाओं तक सबको उसमें लिया था। भारतवर्ष में महिलाओं का इतना समग्र सर्वेक्षण ये पहली बार हुआ है। वो सर्वे प्रसिद्ध भी हुआ, उस सर्वे को सरकार के पास भी दिया गया। दिल्ली में ही उसका लोकार्पण निर्मला जी सीतारामन जी के हस्ते हाथ में हुआ था, मैं था वहां पर। उस सर्वे के निष्कर्ष भी यही है, जो सब पुरुष कर सकता है मातृशक्ति कर सकती है। मातृशक्ति जो सब कर सकती है वो सब काम पुरुष नहीं कर सकते, इतनी उनकी शक्ति है। और इसलिए उनको इस प्रकार प्रबुद्ध बनाना, सशक्त बनाना, उनका सशक्तिकरण करना, उनको काम करने की स्वतंत्रता देना और कार्यों में बराबरी की सहभागिता देना। दुनिया भर में जो व्यक्तिवादी और स्त्री मुक्तिवादी आंदोलन चलते हैं, उनके 5वें फेज के बाद अब 6वां पेज चल रहा है, उसमें वो भी अपने दृष्टिकोण को अनुभवों से मोड़कर इसी रास्ते पर आ रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है। अब कई बार हम लोग मातृभाषा माध्यम, हमारे बच्चे अपनी भाषा को भूल रहे हैं, आजकल लोगों को समझ में नहीं था, तकरार करते, ये भी कहते हैं नीति में चाहिए, नीति में चाहिए। अब नई शिक्षा नीति आई, उसके तहत उच्च शिक्षा तक धीरे धीरे मातृभाषाओं का आगमन हो रहा है। आगे चल के लागू हो जाएगा, पुस्तकें भी तैयार हो जाएगी, पढ़ाने वाले भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को मातृभाषा माध्यम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं? कि एक जो मिथक चलता है, करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक है। करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक नहीं है, मैं अकेला ये नहीं कहता हूं। पुणे में एक प्रदीप लोखंडे जी है, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष, ऐसा उनका नाम पड़ा है, क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी। तो मार्केट सर्वे करने के लिए वो
हर गांव के सरपंच कोतवाल को पत्र भेजते थे कि आपके यहाँ बाजार है क्या, उस बाजार में लोग क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते, उनसे जानकारी लेते थे। उनका डाटा इतना समग्र और पूर्ण है कि उस समय महाराष्ट्र सरकार भी उनसे डाटा लेती थी अगर आवश्यकता पड़ी तो। उन्होंने 6वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और वो पुणे में आके एक छापखाने में काम करने लगे। करते करते उन्होंने अपनी शिक्षा भी की, बीकॉम हुए, अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी निकाली और इतने बड़े हो गए। वो मुझे मिले थे, वो भी यही बता रहे थे। वो कह रहे थे भागवत जी आप भाषण करते हो तो बड़ा प्रकाशित वगैरह होता है, तो आप एक बात कहो भाषण में, ये बताओ कि अंग्रेजी करियर के लिए आवश्यक नहीं है। करियर जिससे बनता है वो बातें अलग होती है। और आज देखेंगे तो मूर्धन्य अपने देश के जिस क्षेत्र में जितने व्यक्ति है, लगभग सब लोग 80% मैट्रिक तक तो मातृभाषा में ही पढ़े। ऐसा होने के बाद भी और शासन की नीतियां इस ओर आने के बाद भी अगर हम अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने वाले स्कूलों में नहीं भेजेंगे तो क्या वो नीति यशस्वी होगी? और केवल मांग करने से होगा? मातृभाषा की चर्चा तो हम बहुत करते हैं, क्या सब जगह अपने हस्ताक्षर हम अपनी मातृभाषा में करते हैं? क्या हमारे घर पर जो नाम फलक टंगा है, नेम प्लेट, उस पर हमने अपना नाम, अपने कुल का नाम मातृभाषा में लिखा है? अपने घर के कार्य प्रसंगों के निमंत्रण हम भेजते हैं, अपने परिचित मित्र लगभग सब 90% तो भारत के ही होते हैं, रिश्तेदार भी भारत के ही होते हैं। क्या वो हम अपनी मातृभाषा में उनको भेजते हैं? अपने से जब ये परिवर्तन समाज करता नहीं तब तक मातृभाषा की नीति कैसे सफल होगी? समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। यह वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है। और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा, उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान, ऐसी नीति अपनाई। बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। हुकुमशाह है, वहां डिक्टेटरशिप है, यशस्वी हो गए। लेकिन फिर उनके ध्यान में आ गया अब सब बूढ़े ही बूढ़े हैं, काम करने के लिए जवान कहां से आएंगे? तो अब उन्होंने 2 संतति को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। हमारे यहां क्या है, हमको भी विचार करना पड़ेगा। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है? उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए? काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे? आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या? अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है? इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे? इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा? और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है,
वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है। ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। हमने ऐसी नीति बनाई, कुछ वर्षों पूर्व भारत सरकार ने बनाई, और 2.1 ऐसा एवरेज संतान, हमने उसको इतनी अच्छी तरह लागू किया, दुनिया को भी ये उम्मीद नहीं थी, वो आश्चर्य कर रही है। उससे भी नीचे हम आ गए 2 तक। लेकिन बहुत नीचे आना भी गड़बड़ होता है, क्योंकि घर के बच्चों को सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण परिवार में मिलता है। परिवार में संख्या चाहिए, अपने बराबरी के भी 2-3 लोग चाहिए, ऊपर के भी चाहिए, नीचे के भी चाहिए। तो सबसे बात कैसे करना, सामाजिक संस्कार कैसे होता है, अपने अहंकार को कैसे संयमित करना पड़ता है, ईगो मैनेजमेंट कैसी करनी पड़ती है, ये सारी बातें सीखनी पड़ती है। उसके लिए परिवार की संख्या भी चाहिए, और जनसंख्या बहुत कम हो गई तो फिर बढ़ना बंद होता है, तो समाज के समाज लुप्त हो जाते हैं, भाषाएं लुप्त हो जाती है। कितनी भाषाएं दुनिया की बोलने वाले नहीं रहे, भाषाएं समाप्त हो गई। और इसलिए ऐसा समग्र विचार करना चाहिए। और ये भी हम देखते हैं कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन, जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले। इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी। समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसको लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है, या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है, समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है, सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे। इसलिए स्व की जागृति का महत्व है, क्योंकि समाज यानी हम है। एक मैं यहां हूं, लेकिन मेरा समाज, हमारी सबकी एक समान पहचान है। वो हमारी समान पहचान कौन सी है? सौभाग्य से भारतवर्ष में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे पंथ संप्रदाय हैं। विदेशों के आक्रमण के कारण भी कुछ संप्रदाय हमारे यहां बन गए, हमारे ही लोग उस संप्रदाय में हैं। उनकी पूजाएं पंथ संप्रदाय विदेशी है, वो यहां के हैं। कुछ दशकों पूर्वज उनके वही थे जो हमारे।
इतने सारे खान पान रीति रिवाज है, इतने प्रांत है, इतने सारे प्रकार है लोगों के, तो स्वार्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। फिर भी सदियों से हमारा राष्ट्र जीवन का एक सनातन अक्षुण्ण प्रवाह चला है। भारत का अस्तित्व सदा रहा है, व्यवस्थाओं की भी विविधता रही, राज्य भी अनेक रहे, लेकिन सदैव भारत रहा, भारत एक रहा। पूरे भारत की प्रशस्ति रामायण में है, पूरे भारत की प्रशस्ति बाद के महाभारत में है, पूरे भारत की प्रशस्ति कालिदास में ने भी लिखी है, गुरु नानक देव जी ने, श्रीमद शंकर देव जी ने, सुब्रमण्यम भारती ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सब लोगों ने। क्या समय था, कौन सी व्यवस्था थी, राज्य एक थे या अनेक थे, राज्य करने वाले अपने थे या विदेश के थे, बिना इसका विचार किए पूरे भारत का स्तुतिगान गाया है। हमारा देश उस समय से एक देश है, एक राष्ट्र है, क्योंकि इन विविधताओं को स्वीकार करने की बात हमारे समझ में बहुत प्राचीन समय में आ गई। हमारे पूर्वजों ने यह प्राप्त किया सत्य कि सारा अस्तित्व एक की अभिव्यक्ति है। उस एक को जान लो तो कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख प्राप्त होता है, और इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए उपभोग को छोड़ के चलना, ऐसा जीवन और वो प्राप्त करना, ये परम लक्ष्य, ऐसा तरीका सब अपना है, क्योंकि सब एक से, मैं जिससे बना हूं, मैं जिसको व्यक्त करता हूं, दूसरे जगह, दूसरे रूप में, दूसरे प्रकार से, दूसरे नाम से, दूसरे रूप में कोई और उसको वही प्रकट करता है, और इसलिए वो दिखता अलग है, लेकिन मेरे से अलग नहीं है, वो मैं ही हूं। उसका सुख मेरा सुख, उसका दुख मेरा दुख। ये हमारे पूर्वजों ने पहचाना, संपूर्ण पृथ्वी को एक कुटुंब माना, और संपूर्ण विश्व एक घर बने, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर जीवन कैसे जीना, इसका आदर्श संपूर्ण दुनिया को देने के लिए एक समन्वय की संस्कृति बनाकर स्व के आधार पर इस राष्ट्र का निर्माण किया। वो संस्कृति, यह विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं हम हिंदू संगठन करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेशाम अविरोध चलता है। लोग हैं जो इसी को मानते, लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं, नहीं चाहिए ये शब्द। लेकिन आशा यही है, हमको कोई कष्ट नहीं है उसका, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय शब्द का उपयोग करते, इंडिक शब्द का उपयोग करते, चलता है, अर्थ वही है। हम अपनी स्पष्टता के लिए इस शब्द पर पक्के रहेंगे, इसका उपयोग करेंगे, और सत्य, करुणा, शुचिता और तपस के आधार पर संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे। ऐसे आधार पर जो शक्ति खड़ी होती है वो कभी उपद्रवी शक्ति नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ शील रहता है। प्रार्थना में है हमारे, अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति, हमने अजय्य शक्ति मांगी भगवान से, जिसको कोई जीत नहीं सकता ऐसी शक्ति मांगी। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, यह हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा, क्योंकि समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। अब
कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। हमेशा होता नहीं है, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे, क्योंकि हम सब लोग दिखते भिन्न है, लेकिन हम दिखते अलग है, इसलिए हमारा अलगाव है। हम एक दूसरे के नहीं है, हम भारत से अलग है, हमको अलग चाहिए, ये गलत विचार है। इस गलत विचार का दुख भरा परिणाम हमने देखा है। ऐसा गलत विचार करने के कारण भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ये प्रसंग हुआ। हमको फिर से उस रास्ते से नहीं जाना है, हमको एक रहना है। हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है। हम भारत के पूर्वजों के हम भारत के संस्कृति के हैं, हम भारत के पूर्वजों के हैं। हम चाहे पंथ संप्रदाय से अलग अलग हो, भाषा प्रांत से अलग अलग हो, खान पान रीति रिवाज अलग अलग हो, हम समाज और राष्ट्रीयता के नाते एक है। यही हमारे लिए तारक मंत्र है। ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। योगी अरविंद, उनका भी जन्मदिन 15 अगस्त का ही था। तो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने एक संदेश दिया। उसमें उन्होंने 5 स्वप्न अपने बताए। पहला स्वप्न था स्वतंत्र अखंड एकात्म भारत। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मिल गई और अपने संविधान के कारण सारे अलग अलग संस्थान एकत्र होकर एक देश बना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। परंतु पाकिस्तान हुआ, भारत का विभाजन हुआ, इसके कारण हिंदू मुसलमानों की खाई दूर होने के बजाय एक नई शाश्वत राजनीतिक खाई बन गई। ये गलत हो गया। जिस किसी मार्ग से जाना है उस विभाजन को जाना चाहिए, नहीं तो भारत की उन्नति, भारत की प्रगति और शांति और भारत का दुनिया में जो योगदान अपेक्षित है उसके मार्ग में ये सदा बाधा बनता रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि विश्व को एक करना मैं चाहता हूं, उसके लिए यूनो वगैरह जैसी संस्थाएं बन गई द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, ये अच्छी बात है। वहां जरा न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए, भारत को उसको सशक्त करना पड़ेगा। और इसलिए तीसरा स्वप्न, भारत की आध्यात्मिकता का सारे विश्व में सर्व संचरण होना पड़ेगा और विश्व की मानवता पर अतिमानस का अवतरण होना पड़ेगा। यानी मानवता सामान्य रूप से उन्नत होनी पड़ेगी। इन 5 स्वप्नों को वो देखते थे। उन्होंने अपने पत्र में वो लिखा, संदेश में लिखा। और इसलिए कर्तव्य का जो संदेश उन्होंने उसमें लिखा है वो हम सबके लिए अतिशय मननीय और करणीय संदेश है। उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मूल अंग्रेजी में है पत्र, वो हिंदी में है, मैं करता हूं और बताता हूं। महर्षि अरविंद कहते हैं, राष्ट्र के इतिहास में ऐसा समय आता है जब नियति उसके सामने ऐसा एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य रख देती है जिस पर अन्य सब कुछ, चाहे वह कितना भी उन्नत या उदात्त क्यों न हो, न्योछावर करना ही पड़ता है। हमारी मातृभूमि के लिए अब ऐसा समय आया है जब उसकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय नहीं, जब अन्य सब उसी के लिए प्रयुक्त करना है। यदि आप पढ़ें तो उसी के लिए पढ़ो। शरीर, मन व आत्मा को उसके सेवा के लिए ही प्रशिक्षित करो। अपनी जीविका इसलिए प्राप्त करो कि उसके लिए जीना है। सागर पार विदेशों में इसलिए जाओगे कि वहां से ज्ञान ले आकर उससे उसकी सेवा कर सके। उसके वैभव के लिए काम करो। वह आनंद में रहे इसलिए दुख झेलो। इस एक परामर्श में सब कुछ आ गया। आज का समय देखते हैं तो आज भी हमारे लिए
कर्तव्य का यही संदेश है। गांव गांव में सज्जन शक्ति, रोम रोम में भारत भक्ति, यही विजय का महामंत्र है। दसों दिशा से करे प्रयाण, जय जय मेरे देश महान। इस कर्तव्य पथ पर हम सब स्वयं सेवक आगे बढ़े, समाज भी हमारे साथ आगे आए, स्वतंत्र रूप से भी हमारे साथ चल सकता है। हम सब लोग साथ मिलकर चले और परम वैभवी भारत को विश्व गुरु बनाए। इस आह्वान के साथ